साउंड टेक 7 एक्शन। जिस दिन जमानत जब्त हुई फिर मैंने उस दिन से ये तय कर लिया कि इस अपमान को सम्मान में बदलना, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अब मैं फील्ड में मेहनत कर रहा हूँ और हमारा गठबंधन मेहनत से है, क्योंकि जब एक गरीब का बेटा उठ के खड़ा होकर आता तो उसको रोकने के लिए बहुत सारी परेशानियां सामने होती हैं। और आजकल की राजनीति जो है, जहाँ धनबल भी बहुत मजबूत है, मीडिया और तमाम तरह के साधन संसाधन लगते हैं, वहाँ किसी गरीब के बेटे को आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। बात तो सही है। तो मैं माना भाई हूँ, मेरा प्रयास है कि हमारे आंदोलन की आवाज़ बने, और जिस आवाज़ को जैसे आज हम आपके प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं, वैसे ही हम पार्लियामेंट में जाके अपने लोगों के हितों के लिए बोलें और जो उनका हिस्सा बैठता है उसको सरकार से लेने का काम करें। रावण जी, मैं जो है बाबा आजाद मैं चंद्रशेखर जी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर, पुण्यतिथि के मौके पर, मान्यवर कांशीराम के पुण्यतिथि के मौके पर या जन्मतिथि के मौके पर मैंने हमेशा से दलितों के बीच या उस शोषित जनता जिसकी आवाज़ उन्होंने बुलंद की, मैं उन पर कार्यक्रम करता हूँ। और जब मैं कार्यक्रम करने जाता हूं तो बड़ी संख्या में वहां लोग रहते हैं, चाहे लखनऊ से करूं चाहे दिल्ली के बाबा साहब अम्बेडकर के घर से जो अब उसमें बदल गया 26 रोड। हाँ, वो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, 52 मिश्राम वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, और ये लोग मायावती को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। ये आरोप आप पर वो लोग लगाते हैं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अच्छा, लगाते तो हैं, इसका मतलब मुझे जानने तो लगे हैं ना भाई। आप देखिए ना, 140 करोड़ की जनता में से कोई आदमी अगर अपनी पहचान बनाता है, जिसके लिए मीडिया भी कहे कि भाई विपक्ष कह रहा है, 30-30 साल पुरानी राजनीति, 40-40 साल पुरानी राजनीति वाले लोग अगर ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब चंद्रशेखर ने अपनी हैसियत बनाई है ना। रही बात वोट काटने की, आपको याद होगा मैं राजस्थान चुनाव लड़के, आप डिटेल एक बार देख लीजिए राजीव भाई, 74 हजार वोट हमारे सिंबल पर मिले हैं आजाद समाज पार्टी को। देखिए, मैं आगे कहने वाला था जी ये बात। तो मैं एक बार इसको वो कर दूं, कंप्लीट कर दूं। मैं आरोपों से नहीं डरता। जब बाबा साहब तमाम पार्टियों के होते, बाबा साहब ने पार्टी बना के अपने लोगों की लड़ाई लड़ी, सब लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उनको अपने लोगों के हितों से प्यार था। जब काशीराम साहब ने आंदोलन चलाया, सब लोगों ने उन पर आरोप लगाए, उनको बेइज्जत किया, उन्होंने किसी को नहीं सुना। जब मेरे रास्ते बंद कर दिए गए, तो मान्यवर काशीराम साहब का एक स्लोगन है कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। हमारे ऊपर महापुरुषों का कर्ज है। आज जो कुछ हमें मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला, उनके संघर्ष से, उनके 4-4 बच्चे कुर्बानियों से मिला है। तो हम उस कर्ज को उतारे बिना चैन से नहीं सो सकते। इस कर्ज को उतारने के लिए हम ये आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि हम आंदोलन को रुकने नहीं देंगे। आंदोलन मजबूत होगा, बहुत नेता पैदा होंगे, बहुत ताकत बढ़ेगी, बहुत अधिकारों पर चर्चा होगी। आज चर्चा कहाँ होती है? आप बताओ, स्कॉलरशिप पर चर्चा होती है क्या? आप बताओ, हॉस्टल पर चर्चा होती है क्या? आरक्षण को जिस तरह खत्म कर रही भाजपा, इस पर चर्चा होती है क्या? बताओ, 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे सड़कों बैठे नहीं बैठे हैं क्या? बताओ, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ नहीं हुआ क्या? तो जो जब नेता नहीं होता, काशीराम साहब कहते थे जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। तो हमें अपनी समस्याओं का हल कौन करेगा हमारी? तो हमें तो खुद ही बनना पड़ेगा, जो कुछ बनना पड़ेगा। क्या बात है। और हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा हमारी लड़ाई? अगर सब इतने अच्छे होते तो आज हमारे साथ ये अन्याय होता हमारे साथ। मध्य प्रदेश में अभी 2 दिन पहले शिव मंदिर में जाने पे वाल्मीकि समाज के लोगों को पीटा गया। आज भी देश में छुआछूत गैर बराबरी जारी है। और फिर पहले सफाई का काम हमारी जिंदगी में लिख दिया था कि हम दलित समाज के लोग सफाई काम करेंगे। बाबा साहब ने उसको बदल के हमें कलम की ताकत दी। वो कलम की ताकत छीन के उस सफाई की नौकरी को प्राइवेट कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि संविदा ठेकेदारी, जिससे 7,000-8,000 रुपये हमें गंदगी में घुसना पड़े। ये जुल्म क्यों हमारे साथ? जब देश आजाद नहीं हुआ था राजीव भाई, तो हमारे साथ बहुत सारी पाबंदियां थी। आप मुझे बताओ कि देश की आजादी के साथ हमें क्या मिला है? क्या हमें नौकरी मिली? क्या हमें रोजगार मिला? क्या हमें घर मिले? क्या हमें जमीन मिली? कैसे हम लोग सर्वाइव करें इस देश में? क्या हम भूखे नंगे रहेंगे सारी उम्र? जिन लोगों ने आजादी के साथ बहुत सारे सपने थे, वो सपने कब पूरे होंगे? आज क्या सब लोग खुशहाल है? संविधान के साथ ही आपको 15% आरक्षण नौकरियों में मिला, इसके बाद शिक्षा में आरक्षण मिला। आपको ऊपर देखिए, 2 चीजें हैं, नौकरी मिलना या आर्थिक रूप से सशक्त होना, और सामाजिक रूप से सशक्त होना। ये 2 चीजें, ये मैं मानता हूं। और अभी उसमें पीछे है देश, वो सामाजिक शक्ति। किनकी वजह से पीछे? मेरी वजह से? कुर्सी पे कौन बैठा है? आप बताओ। आज भी अगर मूछे रखने पे, घोड़ी बैठने पे हत्या होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी बाबा साहब की मूर्ति छूने पे एक रामपुर मिल्क में सर में गोली मारी गई। बताइए, आप महिलाओं को लाठियों पीटा गया, कौन जिम्मेदार है? फिर आप कह रहे हैं सामाजिक गैर बराबरी अभी जारी है नहीं। आप इस बात को स्पष्ट करके बताओ, क्या घोड़ी पर रोकने पे आज भी एक आईपीएस को राजस्थान में परमिशन लेनी पड़ी घोड़ी पर बैठने के लिए? आप मुझे बताओ, आईपीएस बन के भी हैसियत नहीं बदली हमारी। और आर्थिक गैर बराबरी, आपने कहा 15% आरक्षण मिला, तो आप मुझे बताओ 85% लोग क्या करेंगे? अगर उन पे तो प्राइवेट जॉब भी नहीं है, उन पे जमीन भी नहीं है, तो वो भूखे मरे।
क्या किया आर्थिक तरक्की के लिए सरकार ने हमारी? हमारा हम जो टैक्स देते हैं हमारी आबादी के हिसाब से 85% लोग, वो टैक्स का पैसा हमारे ऊपर क्यों नहीं लगता? आप जाके देखो सरकारी स्कूलों में पशु घूम रहे हैं, हमारी जो थोड़ी बहुत खेती है उसमें पशु घूमते हैं, कोई कहने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। देखिए मैंने आपका शुरुआती आपका परिचय जो दिया वो कहा कि आप जमीन पर रहते हैं, आप संघर्ष करते हैं, आप तमाम जगहों पर पहुंचते हैं। अब मैं उस पर आता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जी। मैं दोनों राज्यों में गया था और मैं मानता हूं कि आपके उम्मीदवार कई जगह बहुत मजबूत स्थिति में, 2 जगह मुझे जहां तक याद है दूसरे स्थान पर थे, 10 जगह तीसरे स्थान पर आए थे। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि उसी मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक समय बीएसपी तीसरी सबसे मजबूत पार्टी थी और आपकी एंट्री के बाद बीएसपी को वहां कई सीटों पर इस तरह के आपके उम्मीदवार भारी पड़े। कई जगह ऐसा भी देखा और कई जगह बीएसपी के भी जीते। मैं सच कहूंगा तो झगड़ा करवा दोगे आप मेरा। नहीं, आप बोलिए सच। आप बताओ 2014 में 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2014 में 0 क्यों आई? चंद्रशेखर तो नहीं था ना तब। 2017 में 18 सीटें क्यों आई? चंद्रशेखर नहीं था ना। 2019 में 10 सीटें क्यों आई अलायंस करके भी? चंद्रशेखर नहीं था ना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो काम करेगा समाज में रहेगा, समाज उसका ही साथ देगा। हमारे नए सिंबल पे जो कि 10 दिन पहले लॉट होता है, 74,000 वोट मिलना आप छोटी बात मत समझिए। जहां धनबल की राजनीति हो, पैसे वाले लोग हैं, तमाम पार्टियां, वहां हम अगर 10 सीटों पे तीसरे नंबर पे हैं तो ये हमने मेहनत करके कमाया, हमने संघर्ष किया, लाठियां खाई, जेलें काटी। अगर हम 2 सीटों पे दूसरे नंबर पे हैं और बसपा का प्रत्याशी अगर हमारे वोट नहीं काटता, अब आप ये कहने लगे कि बसपा का प्रत्याशी आंकड़ों पे आपका देख लो वोट काट रहा है। आप आंकड़ों पे देख लो, मैं झूठ कह रहा हूं क्या? नहीं, मैं 2 सीटें आपको बता देता हूं, जहां से रोहतास जी लड़े, बानसूर आप चेक करा लो, बसपा के प्रत्याशी 11,000 वोट मिले, हमारा प्रत्याशी 7,000 से हार गया। वो किसका वोट था जो बसपा को मिला? लेकिन एक बात तो है, आपकी ये सक्रियता, आपका अलग बनना, ये लोकतंत्र में सबको ये आजादी है। और बावन मिश्राम उनका संगठन बामसेफ जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मैं जाता रहता हूं, जो दोनों लोगों की सक्रियता से नुकसान किसका? नुकसान तो अकेले बहन जी का, बीएसपी का। अच्छा ये बताओ कि हम लोग गुलाम हैं? मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, मुझे नहीं पता समाज का किस चीज में। यू आर राइट ब्रो। बाबा साहब ने कहा जब वोट का अधिकार दिला, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। अब क्या हो रहा, कहां से हो रहा है तैयार? अब तो बेंजी ने कह दिया कि भाई हमारे परिवार का ये आदमी जो विदेश में पढ़ के आया ये करेगा सेवा। अब आप इसके पीछे झंडा उठा चलो, क्यों चलेगा समाज? समाज उसके साथ जाएगा जो काम करेगा। मैंने तो अभी सुरक्षा उनको मिली, मैंने बधाई दी उनको। मैं किसी का नुकसान थोड़ा चाहता हूँ, मैं अपने ऊपर गोली खा सकता हूँ, लेकिन मैं समाज के किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा कि उनको बधाई। जो आपके बारे में मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप मेरा अलायंस करा दो राजीव भाई उनसे, मुझे कम सीटें दिलवा के मुझे अलायंस करा दो उनसे। मैं तो नहीं चाहता टूटो, आप करा दो। अच्छा, बहन जी ने अभी देश में सारी पार्टियां परेशान है अलायंस करने के, वो अकेले ही मुझे लगता है देश में सबसे पहले ऐलान उन्होंने कर दिया था, हम अकेले लड़ेंगे। जब बीच में चर्चा लगी कि नहीं कुछ इधर उधर हो सकता है, 3 दिन पहले फिर उन्होंने कहा कि हमारा फैसला अटल है। जब वो बड़े बड़ों को नहीं पूछ रही तो चंद्रशेखर को आपको लगता है फिर इस बात की क्या जरूरत है ये कहने की कि भाई वोट काट रहे हैं? जनता स्वतंत्र है भाई, मैं भी स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र। दूसरी बात, आज के समय में कोई कारोबारी, कोई उद्योगपति, कोई पैसे वाला राजनीति नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता कितना पैसे वाला और सीबीआईडी इनकम टैक्स के छापे उन्हीं पे पड़ते हैं, विपक्ष के लोगों पे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो चुनाव है ना 2024 का, राष्ट्र को बचाने का चुनाव है। देश के बच्चे बच्चे गांव में जाके पूछो महिलाओं से, हर आदमी कह रहा है। अभी देखो सीए पे अभी कल ऑर्डर आया, क्यों आया आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। परसों इनके एक नेता ने बयान दिया कि भाई हमें 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए। जब हमने उस पर चर्चा कराई तो डर गए भाजपा के लोग। इन्होंने सोचा इस बात से ध्यान हटाओ, जो मुद्दे आज इलेक्ट्रल बॉन्ड और तमाम तरह की चीज चल रही है, ध्यान हटाने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। क्या जरूरत है? कानून तो बन चुका, संसद से पास है, नोटिफिकेशन की बात थी, उन्होंने चुनाव के पहले कर दिया। आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हो, कर दो। 4 साल क्यों लग गए फिर आपको? अब चुनाव के समय क्यों याद आई आपको? नहीं, हम कह रहे हैं अगर पार्लियामेंट में पेश किया था, पास करा लिया, कानून बन गया, नोटिफिकेशन को उन्होंने एक्सटेंड किया, और अगर मैं कहता हूं चुनाव के समय ही अगर उन्होंने नोटिफाई कर दिया तो इसमें क्या है? उन्होंने, उनका वादा था 19 में किया था, 24 में पूरा कर दिया। ये लोकतांत्रिक भारत है, जन भावनाओं का सम्मान करना हर पार्टी की जिम्मेदारी है। आप ये सोचो कि 37% वोट मिल गया तो आप मालिक हो गए देश के, गलतफहमी है। सत्ता आती जाती रहती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप पे भी नहीं रहेगी सदैव, जब जो कुर्सी बैठ के सोच रहे हो कि सदैव रहेगी। आपको भी याद रखना चाहिए कि 63% लोग आपके खिलाफ है। जिस दिन ये जनता खड़ी हो जाएगी, तानाशाही उस दिन खत्म हो जाएगी। और फिर आप मेरी बात को समझिए, लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता द्वारा जनता का शासन। आप ये बताओ, कोई कानून बनाते हुए कोई भी सरकार जनता से पूछती है क्या? ये जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये जो असेंबली में बैठे हैं, जनता ने इन्हें चुन के भेजा है ना।
जनता ही नहीं ने भेजा, ये कानून बना रहे हैं। अब हर चीज के लिए जनमत संग्रह होगा, ये कानून पाले भी बदल लेते हैं। आपने देखा नहीं राज्यसभा में कैसे जाके भाजपा को वोट दे गया? ये पाले बदल इनके, तो इसका मतलब जनता वोट दे के भरोसा कर गलती करती है क्या? तो फिर तरीका संविधान में यही लिखा है। मैं फिर आपसे यही कह रहा हूँ ना कि ये तानाशाही जनता देखती है, वोट की चोट से जनता जवाब देती है। नहीं, आप तानाशाही कहते हो, लेकिन जब आप चुनाव में जा रहे हो, अभी 1.5 साल पहले जमानत, आपकी खुद जमानत जब्त हो गई 2022 में, और बीजेपी 275 सीटें पार कर गई, तो ये उसे जन समर्थन मिल रहा है और उसे ये अधिकार मिल रहा है कि लोगों के समर्थन से वो फैसले ले सके जो फैसले उसके एजेंडा में है, और जब वो लेती है तो आप उसको कहते हो कि तानाशाही। हमने जन समर्थन चंडीगढ़ में भी देखा, आपने भी देखा ऑन कैमरा। मसीह साहब ने कितना जन समर्थन जुटाया, आपने देखा नहीं? 8 वोट कैसे गलत हो जाती है। और फिर अभी ईवीएम पे भी बहस चल रही है देश में, बहुत सारी चीजें। और मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष की गलती है। मैं सरकार को कहूंगा, भाजपा अगर सत्ता में बैठ के आरक्षण नहीं खत्म करेगी, गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों को लाठियां नहीं मारेगी, मुसलमानों को यहाँ दिल्ली में जूते से नहीं पिटवाएगी, तो करेगी क्या भाजपा? ये तो भाजपा का काम है। सही पकड़े हैं। भाजपा की पॉलिसी देखो ना आप, गोलकर से लेके तमाम लोगों की बातें आप सुन लो। वो तो कहते हैं शुरू में इनको वोट का अधिकार होना नहीं चाहिए। अब आप ये बताओ, श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जी तुलसीदास के नाम पर एयरपोर्ट नहीं बनाया बीजेपी ने, वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया। कहाँ? और अयोध्या में। किस नाम से? महर्षि वाल्मीकि। हाँ, अब वाल्मीकि समाज की जिंदगी में और सुनिए, जब इस बार, जो मेरे पास वो आदेश की कॉपी भी आप कहेंगे तो दिखा दूंगा, इस बार योगी सरकार ने जो 14 दिन का कार्यक्रम रखा था पूजा पाठ का, उसमें वाल्मीकि मंदिरों में भी ढोल कीर्तन इस तरह की बात की थी। और ये शौचालय देके, ये अनाज देके, ये घर देके, जमीन पर योजनाओं को क्रियान्वित करके लाभार्थियों का एक बड़ा बेस, जिस समाज की आप राजनीति करते हैं उसमें बीजेपी ने बना लिया। इससे इनकार करते हैं आप जानना चाहते हैं? पहले वाल्मीकि समाज पे सुन लीजिए। सफाई का काम करने गटर में उतरते हैं, आज भी मैला हाथ से उठाते हैं। तो क्या ये एयरपोर्ट का नाम बनने से क्या उनकी जिंदगी बदल गई? आज भी उनके बच्चे सीवर में उतरते हैं, आज भी उनको 7,000, 9,000, 11,000 रुपए काम करना पड़ता है। कभी उनकी जिंदगी के बारे में सोचा प्राइम मिनिस्टर ने? कभी ये सोचा कि उनकी सरकारी नौकरियां जो संविधान ने दी थी कि समान काम समान वेतन, और कोई भी काम जो दैनिक होगा वो ठेकेदारी पे नहीं होगा, उसको बदल दिया? कभी उनके बारे में सोचा? चुनाव के समय आके हमारे घर खाना खाते हो, चुनाव के समय आके हमारे पैर दबाते हो, चुनाव के समय हमारे बीच में बैठते हो, बेवकूफ मानते हो? पढ़ लिख लिए अब दलित समाज के लोग, अब बेवकूफ नहीं रहे। ऐसा इलाज किया। अच्छा, वो हाथरस की बेटी भी तो उनसे थी, जिस अपराधियों को बचाने के लिए भाजपा ने पूरे जोड़ लगा दिए। और हमारे वो थे, वो उस समय के जो पुलिस के अधिकारी जिन्होंने कहा रेप ही नहीं हुआ, अपने मन से जो सब कुछ वो कर दिया। सब देखा जनता ने, कोई जनता बेवकूफ नहीं। अब आप बात करो राशन की और शौचालय की। 75 साल में इस देश में अभी भी गांव में जाके देखो, कच्चे मकान है लोगों के, आज भी मकानों में प्लस्तर नहीं हुआ। ये और किसके पैसे से दे रहे हैं? मोदी जी घर से ला रहे हैं क्या? या अडानी साहब की जेब से आ रहा है? किसकी जेब से आ रहा है? सारा पैसा जनता के टैक्स का है। हमारे टैक्स का पैसा हमारे ऊपर लगाना कौन सा एहसान करना है? हम जितना टैक्स देते हैं, अगर वो इतना उस टैक्स का पैसा हमारे ऊपर लगा दे तो शायद जिंदगी बदल जाए। आप बताओ, प्रमोशन इन रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही बीजेपी सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा देना है? क्यों नहीं देना चाहती? क्यों सर आरक्षण, आप आरक्षण नहीं खत्म करती भाजपा? मैं आपको बता रहा हूं, 2 अप्रैल 2018 देखा है भाजपा ने कि दलित समाज सड़कों पर आकर आदिवासी समाज अपने हकों के लिए लड़ेगा, इसलिए लेटरल एंट्री गई, इसलिए संविदा पे भर्ती की, और इसलिए राजीव भाई, इसलिए एक सेकंड ये कंप्लीट करना है, इसलिए सारा सरकार सिस्टम बेच के कोड़ियों के भाव अपने मित्रों को दे दिया कि कोई गरीब का बेटा आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं लग पाए। दलित पिछड़े वर्ग के लोग सब देख रहे हैं, आदिवासी सब देख रहे हैं, हर चीज का हिसाब होगा। चलिए ठीक है, जनता जो फैसला करेगी। 2024 का इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, आप भी जा रहे हैं चुनाव में, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। और अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किसका साथ दिया। मुझे एक चीज आपके यहाँ जरूर रखनी है। मैं जो सड़क पे देखता हूँ, मैं नौजवान साथियों से और हर व्यक्ति से अपील करता हूँ, जब वो सड़क पे निकले तो हेलमेट जरूर लगाएं। बहुत लोगों की जान एक्सीडेंट में जा रही है, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ये बहुत ही जरूरी बात, सच कह रहा हूँ, बहुत लोगों की जान जा रही है। हम डर की वजह से लगाते हैं, पुलिस चालान ना काटती, हमारी सुरक्षा है। हेलमेट पहनाओ तो कई माँ जो है ना, उनकी कोख सुनी नहीं होगी, कई बच्चे। मैं आपकी इस बात से आंकड़ा भी देता हूं, देश में हर 5 मिनट पर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत होती है, और उसमें 80% लोग या तो कार में बेल्ट नहीं लगाए होते या बाइक पर, 2 व्हीलर्स पर हेलमेट नहीं लगाए होते। तो चंद्रशेखर जी की बात में मैं अपने को शामिल करते हुए कहता हूं, यह सुरक्षा का मामला है, आपकी जिंदगी का मामला है, इसको असुविधा के तौर पर न देखें। बहरहाल इस कार्यक्रम में, इस सेशन में इतना ही।